ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हुआ रद्द। चुनाव आयोग के बाहर विपक्षी नेताओं ने दिया धरना, आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। 2018 हमले से जुड़ा है मामला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आएगा वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। भगवान राम पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने राहुल पर लगाया था सनातन धर्म के अपमान का आरोप। कलकत्ता हाई कोर्ट में आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। पार्टी विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में सीआईडी जांच को लेकर अभिषेक ने मांगी है दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा। बिहार में वित्तीय आपातकाल की स्थिति पर तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला। पूछा क्या दिवालिया होने के कगार पर है बिहार। कहा हालात पर राज्यवासियों को संबोधित करे प्रधानमंत्री। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे से बैठक होगी शुरू। एनडीए के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस हमलावर। सुरजेवाला बोले, जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी। विधायक सांसद के बाद अब ऑफिस की बारी। टीएमसी के हाथ से निकल सकता है दिल्ली वाला दफ्तर। अभिषेक बनर्जी को दफ्तर खाली करने के लिए बागी सांसदों ने लिखा पत्र। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दावा। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बनाया। टीएमसी के विलय पर आला कमान लेगा फैसला। बंगाल के पूर्व मंत्री उज्जवल बिस्वास गिरफ्तार। सरकारी तिरपाल चोरी का आरोप। गुस्साई भीड़ ने फेंके अंडे। अमेरिका ने ईरान पर किए हवाई हमले। हेलीकॉप्टर गिराने के बदले में अटैक। जवाब में ईरान का बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला। होर्मुज हमारा है, हमले का देंगे करारा जवाब। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद भड़के ईरानी विदेश मंत्री। अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी धमकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर भड़की जंग। पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान में 13 लोगों की गई जान, 11 बच्चे भी शामिल। शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा। सहमति का बड़ा दावा पर हाथ रहा खाली, नहीं हुआ कोई ठोस समझौता। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर रहमान सरकार का बयान। कहा पुतिन बीजेपी का सियासी एजेंडा, इसका मकसद बांग्लादेश पर दबाव बनाना नहीं। BMW ग्रुप इंडिया का मिनी ब्रांड पर दावा। 2026 तक बिक्री दुगनी करने की तैयारी। नए मॉडल्स और छोटे शहरों में विस्तार पर जोर। रिजर्व बैंक का बैंकों को सख्त निर्देश। जून तक एआई जोखिमों का आकलन पूरा करें। साइबर सुरक्षा ढांचा बनाने और कार्य योजना तैयार करने को कहा। स्पाइसजेट का वित्तीय संकट गहराया। पायलटों का वेतन देने में देरी। सरकारी कर्ज के सहारे परिचालन बचाने की कोशिश। हिस्सेदारी गिरकर 3.4% पहुंची। भीषण गर्मी से कपड़ा उद्योग प्रभावित। श्रमिकों का स्वास्थ्य गिरने से उत्पादकता में 10% की कमी। प्रमुख वैश्विक ब्रांडों की आपूर्ति पर असर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का बड़ा अधिग्रहण। इंटेलिस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 3050 करोड़ में खरीदा। स्मार्ट मीटर के बाजार में बड़ी बढ़त। देश की सत्ता पर काबिज हुए पीएम मोदी को 12 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक लंबा सफर तय किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार देश का हाल कितना बदला है। एक तरफ बीजेपी लगातार पीएम मोदी की तारीफ करती दिखाई दे रही है। कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की तुलना पंडित नेहरू से की जा रही है। कहा जा रहा है कि मोदी ने पंडित नेहरू के पीएम पद पर लंबे समय तक रहने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही मौजूदा सरकार की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार से किए जाने पर वो भड़क उठे। संजय राउत ने कहा,
आप लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि इन वर्षों में आपने देश की जनता के लिए क्या किया, आपकी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, लंबा कार्यकाल जो है, लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है, कोई तो देश आ जाए ना आपने क्या किया है। 12 साल में नेहरू जी ने जो किया है वो आज ये देख रहा है। आप 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा तब पद छोड़ दूंगा, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? संजय राउत ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के नेतृत्व में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार के 12 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले गरीब से मनरेगा के तहत काम का अधिकार छीना, अब रोटी का निवाला भी छीन रही है। 2016 में मोदी जी ने दावा किया था कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, जो पिछले साल 12 से घटाकर 9 कर दिए गए। 2026 में अब सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर सिर्फ 4 कर दी गई, यानी 12 का वादा पर 4 का इरादा। इसके साथ ही खड़गे ने मोदी सरकार पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया। खड़गे ने साफ बता दिया कि मोदी सरकार के 12 साल में कितना बदलाव आया है, जिस पर सरकार घिर गई है। मैं रुबीना अम्मार पटेल। यहाँ पे तुलिंज पुलिस स्टेशन से हमें पता चला, हमारे मुस्तफ़ा भाई जो है उनका फ़ोन आया था हमें, तो ये जो यहाँ पर एक बच्ची है और 3 महिलाएं हैं, एक एजेड है, उसमें उनको जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है इस बेस पर कि वो जो है बांग्लादेशी है, उनको बताया जा रहा है, जबकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा है। फ़ोन के साथ में इनका जो है पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे जितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स की लोग जो बोल रहे हैं कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, ये बता रहे कि हम वेस्ट बंगाल के हैं। वेस्ट बंगाल के वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ये हम इनको जानते हैं, ये वहीं के रहवासी है। इनका पूरा जो है क्रॉस वेरिफिकेशन में हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं कि वो सही है। वो होने के बावजूद भी यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो पीएसआई है राहुल सर, यहाँ के पीआई है, वो लोग बोल रहे कि नहीं, हम लोग अभी इनको जो है यहीं पर रखेंगे, हम जब तक अपना पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे, उस पासपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं आप लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पासपोर्ट बनने के बाद भी कोई ऐसी वेरिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे वो बता सके कि वो इंडियन नहीं है? पासपोर्ट क्यों इशू होता है? पासपोर्ट इशू होने के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर ये बात पता की जाती है, वहाँ के अधिकारी पता करते हैं कि ये बंदा यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। ये होने के बावजूद, ये पासपोर्ट बनने के बावजूद इनका, ये मैडम का जो है बर्थ सर्टिफिकेट होने के बाद भी इनको बोला जा रहा है कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट फेक है आपके। तो ये किस बिना पर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पीएसआई पीआई बोल रहे हैं कि यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स फेल है, फेक है? ये आप लोग किस तरीके से बता सकते हो? यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो इतने बड़े बड़े जज बैठे हैं, वो लोग के सारे फैसले यहाँ के पुलिस अधिकारी सुनाएंगे। अभी MIM इनकी क्या मदद करेगी? अभी MIM पार्टी जो है इंशाल्लाह ताला यहाँ पे खड़ी है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये इंडियन है कि ये बांग्लादेशी है। ये बात जब तक साबित नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला सारी MIM की पूरी टीम, यहाँ के जो जिम्मेदार है अम्मार पटेल, वो यहाँ पर पूरी अपनी जान लगाकर इंशाअल्लाह ताला इनको जो है हक इनका जो है उनको दिलवाएंगे। मुस्तफा भाई मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मंगलवार को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के बीच भयंकर बवाल मच गया। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ये फैसला लिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब तीनों सीटों पर भाजपा कैंडिडेट निर्विरोध है।
बता दें कि 18 जून को राज्यसभा का चुनाव होना था, लेकिन अब चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जब उसके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री राकेश सिंह विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि नटराजन ने तेलंगाना में दर्ज एक केस की जानकारी नामांकन में नहीं दी थी, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा था। कांग्रेस प्रत्याशी के जवाब से संतुष्ट न होने पर नामांकन खारिज कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी और राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। अब बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट की जीत लगभग पक्की हो गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में इससे बड़ा भूचाल आ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम अदालत जाएंगे। इसके बाद भोपाल में कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ही सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। नामांकन की जांच के दौरान विधानसभा परिसर में दोनों दलों के नेताओं के बीच नोकझोंक और हंगामे की स्थिति भी बन गई। कांग्रेस विधायकों ने रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस और विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, जिसके बाद दो लोगों में धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हो गई। इसके बाद रात को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस नेता भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने सड़क पर ही लेट गए। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल भारत निर्वाचन आयोग के सामने धरने पर बैठ गया। तो वहीं नामांकन खारिज होने के विरोध में मंदसौर के शामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला जलाने की कोशिश करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वो सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन सड़क से हटाया। इनमें से कई को घसीटकर गाड़ियों में बैठाया गया और हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया गया। बता दें कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भारत निर्वाचन आयोग से मिलने का समय मांगा। आयोग ने बुधवार दोपहर 12 बजे मुलाकात का समय दिया। आयोग ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और गाड़ियों की जानकारी पहले उपलब्ध कराने की बात भी कही है। एक और जहां बीजेपी इसे चुनाव नियमों का पालन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रही है। तो वहीं केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन सदन पहुंचा, जहां उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। इसी बैठक के सिलसिले में जयराम रमेश भी वहां पहुंचे थे, लेकिन एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जयराम रमेश के साथ केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत अन्य नेता भी वहां पहुंचे थे, लेकिन सभी को गेट पर ही रोक कर रखा गया। कहानी मत बताइए, ये कहानी मत बताइए, आप कहानी मत बताइए। आ जाओ यार, अपना काम ना करूँगा क्या? वेटिंग रूम में वेटिंग रूम में नहीं, ये क्या बात कर रहे हो यार? मुझे कहानी सुना रहे हो? मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते। सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि बैठक के लिए उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, जबकि कांग्रेस नेता अंदर जाकर अपना पक्ष रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। तो वहीं जानकारी के मुताबिक इस पूरे बवाल से पहले सुबह करीब 11 बजे क्रॉस वोटिंग की आशंका पर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। सभी विधायकों को भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने का निर्देश दिया गया। कुछ विधायक परिवार और स्टाफ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। बेंगलुरु जाने के लिए स्टार एयरलाइंस के विमान को इन्फॉर्मेशन दी गई। स्टार एयरलाइंस का 75 सीटर विमान भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा, जिस पर पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान की परमिशन देने से इनकार कर दिया। 38 कांग्रेस विधायक समेत 75 लोग इसमें सवार हुए। 22 विधायकों के रात 8:30 बजे वाले रूटीन फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की बात तय हुई। कांग्रेस विधायकों के विमान का इंजन स्टार्ट हुआ। सभी विधायक उड़ान भरने वाले ही थे कि तभी खबर आई कि रिटर्निंग ऑफिसर अर्पित शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र ही खारिज कर दिया।
जिस पर कांग्रेस विधायकों का विमान रनवे से ही लौट गया। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी और बेहद भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें कई राष्ट्रीय जिम्मेदारियां मिली। फरवरी 2025 में कांग्रेस उन्हें तेलंगाना के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। इससे पहले साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट मंदसौर लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन साल 2024 और 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस मामले पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। इसी साजिश के तहत आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा, तो आयोग के अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठना पड़ा। देश देख रहा है मोदी और चुनाव आयोग कैसे लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। तो वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला नामांकन रद्द होने तक पहुंच गया। बता दें कि इस विवाद की जड़ 2025 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ी हुई है। शिकायतकर्ता ए श्रीलता ने 11 मई 2025 को एक मामले की शुरुआत की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 20 अगस्त 2025 को उन्होंने हैदराबाद की अदालत में मीनाक्षी नटराजन समेत अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में नटराजन पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। 17 सितंबर 2025 को अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को नटराजन की ओर से उनके वकील ने जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को राजनीतिक प्रेरित बताया। हालांकि 17 नवंबर 2025 को अदालत ने इस मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया, यानी मामला अभी भी विचाराधीन है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे लंबित मामले को आधार बनाते हुए नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। आरोप यह है कि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में इस मामले की जानकारी नहीं दी। चुनावी नियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे मामलों की पूरी जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होता है। इस कथित चूक को बड़ी वजह माना गया। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें केवल अदालत की ओर से एक सामान्य नोटिस प्राप्त हुआ था। पटना फायरिंग मामले में खान सर को राहत मिल गई है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान पटना जिला कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट में खान सर की ओर से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि घटना के दौरान चलाई गई गोली आत्मरक्षा के लिए थी और इसका उद्देश्य किसी भी तरह का डर या दहशत फैलाना नहीं था। तो दूसरी तरफ इस मामले में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उनके 2 स्टाफ को भी राहत नहीं मिली। जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट ने 8 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 9 जून को अपना आदेश सुनाया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 जून को हुई थी। आरोप है कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया, पोस्टर फाड़े और गार्ड्स के साथ मारपीट की। उस समय खान सर ने दावा किया था कि उनके संस्थान के बाहर फायरिंग भी हुई है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान से पीछे हटते हुए कहा कि उन्होंने जो जानकारी दी थी वो उन्हें मौके पर मौजूद लोगों से मिली थी। खान सर ने ये भी आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद का हाथ है। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब खान सर के गार्ड का बयान सामने आया। गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने खान सर के कहने पर अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी। इसी बयान के बाद जांच का दायरा बढ़ गया और पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। मामला दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी और इसी बीच उनके अग्रिम जमानत की प्रक्रिया शुरू हुई। अब कोर्ट से मिली अंतरिम राहत ने खान सर को बड़ी कानूनी राहत जरूर दी है, लेकिन जांच अभी भी जारी है।